भार उठाने वाले व्यायाम शारीरिक व्यायाम का एक बहुत ही प्रचलित तरीका था। लंबे समय तक और लगातार भारी वजन उठाने वाले व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं, जिससे अधिक शक्ति, तेज दौड़ने की गति आदि प्राप्त होती है। हालांकि इस तरह का व्यायाम सर्वांगीण नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति दोनों हाथों से डंबल उठाता है तो केवल उसकी बाहों की मांसपेशियों को ही प्रशिक्षित किया जाएगा। व्यापक व्यायाम प्रभाव प्राप्त करने के लिए लोगों के पास विभिन्न प्रकार की व्यायाम विधियां होनी चाहिए। हालांकि फुजितोरा का गुरुत्वाकर्षण दमन प्रभाव अलग था। जब तक वह इस क्षमता के अधीन था, चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यायाम करे, उसका प्रभाव उसके पूरे शरीर पर पड़ेगा। विशेष रूप से उसका हृदय, रक्त वाहिकाएं, उसके शरीर के सभी अंग, साथ ही उसका संपूर्ण कंकाल तंत्र, जिसे सामान्य भारसर वाले व्यायामों से नहीं बढ़ाया जा सकता। ईशान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यदि वह राघव चौहान को व्यायाम करने में मदद करने के लिए उसकी शैतान फल क्षमता का उपयोग करने का कोई तरीका खोज सके, तो इससे शारीरिक कौशल दक्षता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। अब इसकी पुष्टि करने पर ईशान को पता चला कि वह पूरी तरह सही था। चूंकि शारीरिक कौशल की प्रतिभा राजीव द्वारा बाद में प्रशिक्षित होने के बाद हासिल हुई थी, इसलिए शारीरिक दक्षता की वृद्धि दर अन्य दो बुनियादी कौशलों के बराबर नहीं रही। ईशान को हमेशा यह चिंता सताती रही कि इसे जल्दी कैसे सुधारा जाए। अब फुजितोरा की मदद से सब कुछ हल हो सकता है। ईशान इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि उनकी शारीरिक कौशल प्रतिभा में सुधार न केवल उनके स्वयं के गुणों के समग्र सुधार से संबंधित था, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली नेन की अधिक मात्रा को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को भी प्रभावित करता था। जब उसने पहली बार ही इस कौशल, बुरी नजर विशेषज्ञ, का इस्तेमाल किया, तो नेन की बढ़ती मात्रा उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गई, जिससे उसे तेज सिरदर्द होने लगा और वह लगभग नियंत्रण खो बैठा। हालांकि उसकी नेन कौशल प्रतिभा में सुधार के साथ यह स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, जिससे ईशान को संदेह हुआ कि यह उसकी शारीरिक कौशल प्रतिभा से भी संबंधित हो सकता है। हालांकि उनकी वर्तमान शारीरिक कौशल प्रतिभा केवल मध्यवर्ती स्तर पर थी और उन्होंने अभी भी कोई प्रभाव नहीं देखा। यही कारण था कि वह इस समय काले अजगर की लहर की शक्ति को अवशोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। राघव चौहान अपनी नाव पर सिर्फ 1 महीने के लिए ही रुकने वाला था। उसके बाद ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि वह निमंत्रण स्वीकार करेगा या नहीं और उनके साथ रहेगा या नहीं। इसलिए ईशान को इस समय का पूरा फायदा उठाना था और फुजितोरा की मदद से उसने जल्द से जल्द अपने बुनियादी कौशल सुधारने की योजना बनाई। शारीरिक कौशल की पुष्टि के बाद ईशान ने अपनी तलवारबाजी और नेन कौशल को भी सुधारने की कोशिश की। उसने पाया कि इस गुरुत्वाकर्षण दमन के प्रभाव में इन बुनियादी कौशलों की दक्षता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। विशेष रूप से जब ईशान ने डेविल्स ब्लेड यामाटो को बाहर निकाला, तलवार ऑफ द डार्कनेस फ्लेम कौशल का उपयोग किया, अपने ब्लेड में आग लगा दी और तलवार चलाने का अभ्यास किया। ऐसा करने के साथ वह एक ही समय में 3 बुनियादी कौशल की दक्षता का अभ्यास करने और बढ़ाने में सक्षम था। क्या बात है! ईशान तो बहुत उत्साहित हो गया। ये कौशल जितने उन्नत थे, दक्षता की आवश्यकताएं उतनी ही अधिक थीं। अगर वह बुनियादी प्रशिक्षण पर निर्भर करता है और उन्हें एक एक करके ग्रैंडमास्टर स्तर तक उन्नत करता है, तो उसका अनुमान है कि उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कम से कम 8 महीने से 1 साल तक का समय लगेगा। लेकिन फुजितोरा की क्षमता के आगे यह समय बहुत कम हो जाएगा। 1 महीना। अगर राघव चौहान उसकी मदद करने को तैयार हो जाता और उसे ईशान पर अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका देता,
उसे दिन रात अभ्यास करने देता तो ईशान को पूरा भरोसा था कि 1 महीने में वह इन बुनियादी कौशलों में सभी जरूरी दक्षता हासिल कर लेगा। इस संभावना के बारे में सोचते हुए ईशान इतना उत्साहित हो गया कि राघव चौहान तुरंत उसकी आंखों में एक जिन्न बन गया जो उसे पकड़ना चाहता था और उसे जोर से चूमना चाहता था। अंकल, आप वास्तव में दक्षता बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, है ना? ईशान वहां उत्साह से अभ्यास कर रहा था, लेकिन राघव चौहान के चेहरे पर स्तब्ध भाव था। इससे पहले उसने सिर्फ यही सोचा था कि ईशान उसके शैतान फल की शक्ति को महसूस करना चाहता था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ईशान सीधे उसके गुरुत्वाकर्षण के दबाव में व्यायाम करना शुरू कर देगा। मैं इसमें कैसे फंस गया? इस आश्चर्य के साथ राघव चौहान मदद नहीं कर सका, लेकिन बाद में अपनी क्षमता को रोक दिया। नहीं, रुको मत अंकल इश्शो। ईशान की सांस फूल गई। कुछ ही मिनटों में उसे सचमुच हल्का पसीना आने लगा। सच में इतने गुरुत्वाकर्षण में प्रशिक्षण वाकई बहुत कठिन था। हाँ, आमतौर पर उसे 10 किलोमीटर से ज्यादा तैरने के बाद ही पसीना आता है। इस अनोखे व्यायाम प्रभाव को महसूस करके ईशान तरोताजा हो गया। नतीजा यह हुआ कि राघव चौहान ने अपने गुरुत्वाकर्षण का दमन रद्द कर दिया। छोटे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? बात बस इतनी थी कि वह इस तरह हाँफ रहा था और कह रहा था कि रुको मत, यह भ्रमित करने वाला लगता है कि वह क्या कर रहा था। मुझे लगा कि वह मुझे इशारा कर रहा है। इयान का अनुरोध सुनकर राघव चौहान थोड़ा हतप्रभ रह गया। गुरुत्वाकर्षण दमन हमेशा से ही युद्ध में उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे प्रशिक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए राघव चौहान को लगा कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एक मेहमान के साथ ऐसा करना गलत नहीं है? प्लीज अंकल ईशो। ईशान ने अपने दोनों हाथ सिर के सामने रखे और राघव चौहान को झुककर कहा, इस तरह का व्यायाम मेरे लिए बहुत कारगर है, प्लीज क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राघव चौहान ने सिर खुजाते हुए कहा, आपने मुझे 1 महीने के लिए अपनी नाव पर रहने को कहा था। कहीं आप मेरी कसरत करने की क्षमता का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते थे? हाँ, यही तो मैंने तुमसे मांगा था। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली और उपयोगी क्षमता है और ऐसा मौका चूकना अफसोस की बात होगी। ईशान ने ईमानदारी से जवाब दिया। यह सुनते ही राघव चौहान लड़खड़ा गए और लगभग देख पर गिर पड़े। इस वक्त तो उसका मन कर रहा था कि उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दूं। उसे इयान के साथ रहना था और पूरे 1 महीने तक उसकी काबिलियत बरकरार रखनी थी। क्या कोई मुझे मारकर इस दुख से मुक्ति दिला सकता है? अगर ईशान 24 घंटे ट्रेनिंग नहीं करता और दिन में सिर्फ 4 या 5 घंटे ही एक्सरसाइज करता तो भी यह बहुत बुरा होता। राघव चौहान को लगता था कि इस दौरान उसे अल्जाइमर हो जाएगा। इस समय राघव चौहान के माथे पर ठंडा पसीना था। अब उसे लग रहा था कि वह वास्तव में एक समुद्री डाकू जहाज पर है, TN सबसे खराब प्रकार XD जो उसे दंडात्मक श्रम करवा रहा है। हालांकि ऐसा सोचने के बावजूद राघव चौहान अभी भी ईशान की बहुत प्रशंसा करता है। उसने खुद अपनी क्षमताओं का असर महसूस किया है। वह जानता था कि गुरुत्वाकर्षण के दबाव में लोग कितना असहज महसूस करेंगे। तेज धड़कन और खून के छींटे मानव शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई और होता तो उसे बचाना बहुत देर हो चुकी होती, लेकिन ईशान, यह छोटा भाई, बिल्कुल अलग निकला। वह पक्षपाती था और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता था। जैसी कि उम्मीद थी, वह पहले से ही इतना साहसी था कि उसने पवित्र भूमि को आग लगा दी और इतने सारे गुलामों को बचाया। हालांकि यह जानते हुए कि अभ्यास के दौरान इयान के साथ रहना उबाऊ हो सकता है,
राघव चौहान उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मेहनती युवाओं की मदद करने में राघव चौहान बहुत खुश थे। सबसे खास बात यह थी कि राघव चौहान को सचमुच लगता है कि ईशान की इसमें गहरी दिलचस्पी थी। हालांकि वह एक समुद्री डाकू समूह में था, लेकिन यह समुद्री डाकू समूह वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। इसके विपरीत यह समुद्री डाकू समूह मारिजुआ से भागे गुलामों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। राघव चौहान ने इयान की न्यायप्रियता को पहचाना और सराहा है। बिना किसी देरी के राघव चौहान द्वारा अभ्यास में मदद का वादा करने के बाद ईशान ने तुरंत अपना अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि वह राघव चौहान को ऐसे ही अपने साथ नहीं रहने देना चाहता था। उसने अपने दल के सभी सदस्यों को डेक पर बुलाया जो उसके साथ जुआ खेलना पसंद करते थे, और उनसे कहा कि वे बारी बारी से राघव चौहान के साथ जुआ खेलें। इस बार राघव चौहान को आखिरकार राहत मिली। उसे बस अपनी तलवार थामकर ईशान के इलाके में गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सक्रिय करना था। ईशान को अभ्यास के लिए इसी इलाके में रुकना था और राघव चौहान ड्रैगन हंटर्स के सदस्यों के साथ पासा खेलता रहा। अब ईशान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी देर तक कसरत करता है, क्योंकि वह पूरे समय दूसरों के साथ जुआ खेल रहा था। और तो और वहां कोई झूठ बोलने या धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इयान के समझाने पर सभी ने राघव चौहान को अपना डिप्टी कैप्टन मान लिया। जुआ खेलते समय न सिर्फ वे उसके साथ रहे, बल्कि महेश स्वादिष्ट स्नैक्स और ड्रिंक्स भी पहुंचाते रहे, जिससे राघव चौहान जहाज पर हर पल का भरपूर आनंद उठा सके। काफी देर तक एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के बाद सभी को पता चला कि चाचा वाकई बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जुआ खेलते समय उनके हाव भाव बहुत दिलचस्प होते थे। वे बच्चों की तरह चिल्लाते थे और जुए के मजे में पूरी तरह डूबे रहते थे। G5 शाखा बेस तक पहुंचने में लगभग 2 दिन लगे। चार्ट राजा द्वारा प्रदान किया गया था और मार्गरेट के नेविगेटर होने के कारण ईशान को किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ी, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान व्यायाम पर केंद्रित कर दिया। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि राघव चौहान उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा है। उसे बस इतना पता था कि ऐसे गुरुत्वाकर्षण में प्रशिक्षण उसके लिए काफी कारगर है। सोचिए अगर राघव चौहान जुआ खेलते खेलते गुस्से में आ जाए और गलती से ईशान को कुचल दे XD। अब उसकी शारीरिक कौशल प्रतिभा की दक्षता मध्यवर्ती स्तर पर आधी से ज्यादा हो चुकी थी। वह सचमुच इन 2 दिनों में उसे उन्नत स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत था। इस तरह वह आखिरकार इओरिस के अन्य कौशलों का उपयोग कर पाएगा, क्योंकि इओरिस कार्ड के 3 कौशलों के लिए उन्नत स्तर के शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती है। खैर, क्या उस समय ईशान के कौशल इयान की तलवार के साथ प्रदर्शित होंगे या उन्हें केवल मूल संस्करण के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, यह दिलचस्प है क्योंकि ईशान इन क्षमताओं में अपने नंगे हाथों का उपयोग करता है। ईशान पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हों, इनवाइट J3 ENBRB। इन 2 दिनों में राघव चौहान ने खूब मजा किया। जिक और जुआ खेलने के शौकीन दूसरे लोगों ने भी खूब मजा किया। सच कहूं तो राघव चौहान को जुआ खेलने की लत तो थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। इसलिए उसके साथ जुआ खेलने वाले लोग शर्मिंदा महसूस करते थे क्योंकि ये अंकल लगातार हार रहे थे। लेकिन सौभाग्य से राघव चौहान को खुश करने के लिए जब वह अपना सारा पैसा खो देता है तो ईशान उसे कुछ और पैसे उधार दे देता है। किंग्स कैसीनो से बाहर आने पर ईशान ने अपनी जीती हुई सारी चिप्स बेरीज में बदल लीं। क्योंकि किंग हार मानने को तैयार था, इयान के 24 लाख बेरीज 3 गुना बढ़कर 72 लाख हो गए। इस पूंजी के साथ
अब उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा बेरीज हैं, इसलिए राघव चौहान को कुछ पैसे देकर वह अपनी टीम को लाल लिफाफे थमा रहा था। लाल लिफाफा चीन में लाल लिफाफा या लाल पैकेट एक मौद्रिक उपहार होता है जो छुट्टियों या विशेष अवसरों पर दिया जाता है। राघव चौहान इस अवधि में इतने खुश थे और उन्होंने इतना आनंद उठाया कि उन्हें 2 दिन बीतने का एहसास ही नहीं हुआ और बहुत जल्द ही वे G5 शाखा के स्थान के करीब पहुंच गए। इस समय वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका, शायद ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह के जहाज में रहना एक बुरा विकल्प नहीं है। G5 शाखा का अड्डा कोई गुप्त अड्डा नहीं था। चूंकि मरीन समुद्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए उन्हें अक्सर आम लोगों से रिपोर्टें मिलती रहती थीं। अगर यह एक गुप्त अड्डा होता तो वे मदद के लिए वहां कैसे पहुंच सकते थे। हालांकि G5 शाखा के बुरे व्यवहार के कारण समुद्री डाकू तो क्या, आम लोग भी उनसे बहुत डरते थे। जब तक जरूरी न हो वे G5 शाखा के अड्डे के पास भी नहीं पहुंचते। इससे यह तथ्य भी सामने आया कि जिस द्वीप पर G5 शाखा स्थित थी, उसके तट पर कोई जहाज नहीं था। ईशान राघव चौहान के सामने बैठा था, उसके हाथ में एक नक्शा था और वह उसके साथ उस पर चर्चा कर रहा था। राजा के विवरण के अनुसार उस समय G5 शाखा के एक कमोडोर ने उसे पकड़ा था और उसे पैसे कमाने के लिए एक कैसीनो खोलने के लिए मजबूर किया था। ईशान ने अनुमान लगाया कि यह अतिशक्तिशाली कमोडोर ज्यादा ताकतवर नहीं था। हालांकि G5 शाखा में एक और शक्तिशाली अधिकारी था, यानी बेस कमांडर वाइस एडमिरल वर्गो। वेर्गो को बाकी G5 से अलग एक सज्जन अधिकारी के रूप में जाना जाता था, यानी उनकी कार्यशैली G5 शाखा के बर्बर और हिंसक समुद्री सैनिकों से बिल्कुल अलग थी। हालांकि सिर्फ ईशान ही जानता था कि वेर्गो असल में डोनक्विजोट पायरेट्स का सदस्य था। वह मरीन में सिर्फ एक जासूस था, लेकिन मरीन उस पर बहुत भरोसा करते थे और उसे वाइस एडमिरल का पद मिला था। ईशान यह नहीं बता सकता कि बाकी 2 वाइस एडमिरल मोमोगा और डोबरमन और वर्गो में से कौन ज्यादा ताकतवर है या कमजोर। हालांकि अगर उसे ठीक से याद है तो वर्गो का हाओशोकु हकी काफी शक्तिशाली था और वह पहले ही उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वह अपने पूरे शरीर को बुशोशोकु हकी से ढक लेता था। राजा ने एक बार अपनी फल क्षमता का इस्तेमाल करके अपने साथी को बचाने के लिए G5 शाखा में घुसने की योजना बनाई। हालांकि वह अपनी योजना पर अमल नहीं कर पाया क्योंकि उसे वेर्गो द्वारा पकड़े जाने का डर था। इसलिए अपनी याददाश्त के आधार पर राजा ने G5 शाखा का एक सामान्य रेखाचित्र बनाया जो उस समय इयान के हाथ में थी। शुरू में ईशान इन मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। वह राजा को बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए उसे ऐसे व्यक्ति के लिए कुख्यात G5 शाखा में घुसने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फुजितोरा की खातिर उसे उसके साथ जाना पड़ा। ईशान भी चुपचाप अंदर घुसने के बारे में सोच रहा था, जैसे किसी सैनिक को अचेत करना और उसके कपड़े चुराना, लेकिन फिर उसने अपना विचार बदल दिया। खैर अंकल ईशो, चूंकि आपका अंधापन यहाँ बहुत असुविधाजनक है, इसलिए आपको बस आगे के गेट पर मरीन का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जबकि मैं अंदर जाकर इन लोगों को बचाने में आपकी मदद करूंगा। आप क्या सोचते हैं? ईशान ने राघव चौहान से पूछा। मैं मरीन्स का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता हूं? राघव चौहान ने पूछा। उनसे लड़ो। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए G5 ब्रांच के मरीन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम जितना ज्यादा हंगामा करोगे, उनका बेस उतना ही खाली होगा। राघव चौहान ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? ईशान ने राघव चौहान का कंधा थपथपाया और कहा, देखो, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है,
लेकिन मुख्य काम तुम्हें ही करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मरीन्स का सामना करने में मदद की जरूरत है, तो मुझे बताना, मैं कुछ स्वयंसेवकों की व्यवस्था कर दूंगा। राघव चौहान को लगा कि उसकी बातें थोड़ी अजीब थीं, लेकिन फिर भी वह समझ गया और उसे लगा कि ईशान कुछ उचित कह रहा है, इसलिए उसने सिर हिलाया और अपना काम स्वीकार कर लिया। इस समय ईशान मन ही मन हंस पड़ा। चूंकि राघव चौहान को समुद्री डाकू बनने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए ईशान ने ऐसा ही करने का इरादा किया और उसे G5 शाखा के मरीन सैनिकों से सीधे भिड़ा दिया। अगर वह उन पर दया भी करेगा तो भी वे सैनिक घायल जरूर होंगे। मरीन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की ऐसी कोशिशें राघव चौहान को सरकार की नजरों में जरूर लाएंगी। ईशान वास्तव में यह देखना चाहता था कि अगर राघव चौहान समुद्री डाकू बन जाता है और मरीन द्वारा वांछित हो जाता है, तो क्या उसे विश्व सैन्य ड्राफ्ट के समय तक एडमिरल रैंक पर नियुक्त किया जाएगा। और एक बात और, अगर राघव चौहान सचमुच समुद्री डाकू बन जाता है, तो क्या उसे दल में शामिल करने की संभावना अधिक हो जाएगी। कुछ देर के लिए ईशान को लगा कि इस मामले के बारे में सोचकर उसे बहुत मजा आ रहा है। चर्चा के बाद ईशान ने ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप के सदस्यों से कहा कि वे द्वीप से थोड़ी दूर जहाज पर ही रुकें और उनके मिशन पूरा होने का इंतजार करें, फिर उन्हें आकर ले जाएं। आखिरकार इस नौसैनिक अड्डे पर 3 लंबे टावर और ढेर सारी तोपें हैं, और ईशान नहीं चाहता था कि उसके जहाज की खोज हो और उस पर बमबारी हो। इसके बाद ईशान और राघव चौहान ने एक छोटी नाव नीचे उतारी और धीरे धीरे समुद्री बेस की ओर चल पड़े। नाव पर सवार होकर राघव चौहान ने चिंतित होकर ईशान से कहा, यह सच है कि मुझ में अपनी रक्षा करने की शक्ति है, लेकिन भाई ईशान, इन लोगों को बचाने के लिए अकेले बेस में घुसने के बाद तुम ठीक हो जाओगे, है ना। जहाज पर 2 दिनों में राघव चौहान ने वास्तव में ईयान की असली शक्ति नहीं देखी थी, इसलिए वह उसके बारे में थोड़ा चिंतित था। चिंता की कोई बात नहीं, ईशान ने उसे दिलासा दिया। हालांकि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं, फिर भी वाइस एडमिरल से निपटने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ईशान की बात सुनकर राघव चौहान भी थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने मारिजोआ में आग लगाने वाले के बारे में सुना था, लेकिन वहां क्या हुआ इसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार उसकी पहचान तो बस एक यात्री की थी और उसके पास जानकारी का कोई अच्छा स्रोत भी नहीं था। उसने काले कपड़े वाले आदमी के बारे में सिर्फ कुछ समुद्री लुटेरों से ही सुना था, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा कि उसके सामने खड़ा युवक ईशान भी एक निर्दयी व्यक्ति है। उस स्थिति में मुझे राहत मिली है, राघव चौहान ने कहा। मैं मरीन का ध्यान दृढ़ता से आकर्षित करूंगा। जब नाव किनारे पर पहुंचने वाली थी, ईशान ने राघव चौहान से कहा, मैं दूसरी तरफ से जाऊंगा चाचा, आगे बढ़ते रहो। राघव चौहान को सिर हिलाते देख ईशान समुद्र में कूद गया और तट के दूसरी ओर तैरने लगा। हालांकि राघव चौहान उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी केनबुनशोकू हकी से वह ईयान की हरकतों को भांप रहा था। यह पुष्टि करने के बाद कि वह उतर चुका है, राघव चौहान जहाज से उतरा और अपनी तलवार से जमीन का जायजा लेते हुए धीरे धीरे समुद्री अड्डे की ओर चल पड़ा। जब वह गेट के पास पहुंचा तो उसे देख लिया गया। टेढ़ी मेढ़ी मरीन टोपी पहने एक जम्हाई लेता हुआ गार्ड तिरछी नजरों से उसे घूरता रहा और फिर अधीरता से चिल्लाया, अरे अंधे, यह मरीन बेस है, अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो यहां से निकल जाओ। राघव चौहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं G5 ब्रांच में अधिकारियों से कुछ पूछना चाहता हूं। हालांकि मरीन गार्ड ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, उसके बगल में रखी बंदूक निकाली और फुजितोरा के पैर के पास गोली चला दी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें परवाह नहीं है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ
वरना मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। मैं तो बस एक आम नागरिक हूं। मैं अफसरों से कुछ पूछ भी नहीं सकता। राघव चौहान ने आंखें खोलीं, उनकी पीली आंखें और थोड़ा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मरीन गार्ड, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना किससे हो रहा है, और भी अधीर हो गया और चिल्लाया, अरे आम नागरिकों, मुझे लगने लगा है कि तुम सच में समुद्री डाकू हो। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। राघव चौहान ने अपना सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से यह अफवाह के समान ही क्रूर और अनुचित है। उसे यह भी एहसास हो गया कि ईशान ने जो कहा था वह सही था। G5 शाखा के लोगों से तर्क करना नामुमकिन था। इसलिए राघव चौहान ने बकवास बंद कर दी, अपनी तलवार निकाली और गार्ड की तरफ लहरा दी। ग्रेविटी ब्लेड, भयंकर बाघ, ग्रेविटो मोको। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हों, इनवाइट J3ENBRB। शुरुआत में तो मरीन गार्ड को आश्चर्य हुआ कि राघव चौहान ने इतनी दूर से उस पर तलवार क्यों लहराई, लेकिन जैसे ही राघव चौहान ने वार किया, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी ताकत आई। गार्ड को जोर का दबाव महसूस हुआ और वह दाहिनी ओर उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह तूफान में फंस गया हो और उसका पूरा शरीर बेकाबू हो गया हो। जब वह अंततः जमीन पर उतरा तो उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उठने की कोशिश करते हुए वह बस राघव चौहान पर गुस्से से चिल्लाना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने पीछे मरीन बेस का गेट देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फुजितोरा का ग्रेविटी ब्लेड गार्ड पर निशाना नहीं साध रहा था। हालांकि गार्ड असभ्य और आक्रामक था, राघव चौहान एक कमजोर गार्ड पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। वह बस उसे सबक सिखा रहा था। शुरुआत में फुजितोरा का निशाना मरीन बेस का गेट था। उसके ग्रेविटी ब्लेड के नीचे G5 शाखा बेस का गेट कुचलकर नष्ट हो गया है। इस बीच गेट के दोनों ओर की दीवारें भी लगभग दसियों मीटर तक कुचलकर ईंटों और बजरी के ढेर में बदल गई हैं। पूरे आसमान में धूल उड़ रही थी। ग्रेविटी ब्लेड से साफ हुई जगह मानो किसी जोरदार भूकंप से गुजरी हो। अगर बेस के गेट के पास इमारतें और घर होते तो नुकसान और भी ज्यादा होता। राघव चौहान ने 2 बार खांसा और फिर अपनी छड़ी से रास्ता तलाशते हुए आगे बढ़ गया। तभी स्तब्ध गार्ड को आखिरकार होश आया। कुछ देर कांपने के बाद उसने एक सीटी निकाली, उसे मुंह में डाला और बेतहाशा फूका। स्वाभाविक रूप से यह दुश्मन के हमले का संकेत था। सिद्धांततः सीटी सुनते ही बेस में मौजूद मरीन तुरंत आ जाते, लेकिन समस्या यह थी कि यह G5 शाखा थी। वहां के मरीन किसी समुद्री डाकू समूह जैसे थे और वे कभी भी असली सैनिकों की तरह व्यवहार नहीं करते। काफी देर तक सीटी बजाने के बाद उसने बेस से कई आकृतियां भागती हुई देखीं। राघव चौहान ने अपने केनबुनशोकू हकी के जरिए इन लोगों को सहज ही भांप लिया था और वह अपना सिर हल्के से हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी G5 शाखा बेस के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि G5 शाखा की युद्ध क्षमता उतनी कमजोर नहीं थी। बाद में जब और लोग बाहर आए तो दर्जनों मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर दूर से राघव चौहान पर निशाना साध रहे थे। G5 शाखा के ज्यादातर सिपाही लंबे, मजबूत और खूंखार थे। उनकी लड़ाकू भावना काफी मजबूत थी। हालांकि उन्होंने राघव चौहान के आते ही उसके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को देखा, फिर भी वे जरा भी नहीं घबराए। एक अफसर ने राघव चौहान को जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? G5 बेस में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राघव चौहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, मैं यहाँ बेस कमांडर को ढूंढने आया हूँ। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? कप्तान ने पूछा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है,
मैं तो बस इतना चाहता हूं कि वो ग्रामबर्ग द्वीप का कसीनो बंद कर दे। राघव चौहान ने कहा, क्योंकि अगर कसीनो चलता रहा तो वहां के लोगों को हमेशा के लिए तकलीफ होगी। कैप्टन यह सुनकर दंग रह गया, फिर आंखें घुमाकर गरजा, क्या खूनी कसीनो है? हमारी शाखा का इससे कोई लेना देना नहीं है। वे कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं और हमें दखल देने का कोई हक नहीं है। अरे अंधे, तू बेकार में ही मुसीबत खड़ी कर रहा है। चल, पकड़ ले इसे। कहने की जरूरत नहीं कि यह कैप्टन भी कैसीनो के काम में शामिल था। वह राघव चौहान की बात कैसे सुन सकता था? कप्तान का आदेश पाते ही जी 5 शाखा के सिपाही तुरंत चीख पड़े और राघव चौहान पर ताबड़तोड़ गोले बरसा दिए। उनके लिए तथाकथित पकड़ो उसे का मतलब बस उसे मार डालना था। वे इस अंधे आदमी को टुकड़े टुकड़े होते देखने के लिए बेताब हैं। यह अच्छा मनोरंजन है, समुद्री डाकू को उबालने से कहीं बेहतर। हालांकि जब बड़ी मात्रा में गोले और गोलियां राघव चौहान की ओर उड़ी तो वे सभी रुक गईं और फिर रहस्यमय तरीके से हवा में तैरने लगीं। भारहीनता। चूंकि राघव चौहान गुरुत्वाकर्षण बढ़ा सकता है तो स्वाभाविक रूप से उसे कम भी कर सकता है। जिस वस्तु का कोई भार नहीं है वह दूर कैसे उड़ सकती है? जी 5 शाखा के लोग इस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्होंने अचानक गोलियों और गोले को हवा से जमीन पर गिरते देखा। तब इन मरीनों को केवल भारीपन का एहसास हुआ। यह दबाव और भी भयानक होता जा रहा था। कुछ लोग तो जमीन पर सीधे लेटकर भी टिक नहीं पा रहे थे। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियां कुचली जा रही हों। मैं कुचला जा रहा हूं। सभी की चीखों से कई 100 मीटर के दायरे में उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक ढह गई। धमाका। पल भर में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। मैदान पर मौजूद मरीन सीधे उस अंधेरे गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढे की तलहटी में वहां मौजूद लोग अभी भी भारी गुरुत्वाकर्षण के दबाव में दबे हुए थे और उनका बहुत खून बह रहा था। क्या बकवास है! इस विशाल छेद के कारण जी 5 बेस का खेल का मैदान लगभग खत्म हो गया था। राघव चौहान जैसे राक्षस के लिए उनके पास जो संख्या लाभ था उसकी कोई भूमिका नहीं थी। लगातार तेज आवाजों ने आखिरकार पूरे बेस में मौजूद मरीन सैनिकों को चौंका दिया। सभी स्तरों के अधिकारी और सैनिकों के साथ वहां पहुंचने लगे, लेकिन जब उन्होंने अपने बेस में हुई त्रासदी देखी तो सबकी सांसें थम गईं। जल्दी करो, जाओ और वाइस एडमिरल वर्गो को इसकी सूचना दो। यह एक आधिकारिक हमला है। किले की सारी तोपें घुमाकर इस तरफ निशाना साधो। अचानक सैकड़ों सैनिक बेस से बाहर निकले और राघव चौहान को घेर लिया। अरे, इतने सारे लोग हैं! लगता है मुझे इतनी मुसीबतों से निपटने के लिए ही भेजा गया है। भाई ईशान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राघव चौहान ने कड़वी मुस्कान के साथ माथे पर हाथ मारा। ईशान को पता नहीं था कि राघव चौहान क्या सोच रहा है। वह बेस के बीचों बीच एक घर की छत पर उकड़ू बैठा था और बेस के मुख्य द्वार की ओर भागते हुए मरीन्स के एक समूह को देख रहा था। उनके विचार से राघव चौहान को मुख्य द्वार तक जाने देना और उनकी मुख्य रक्षा पंक्ति को आकर्षित करना ही बुद्धिमानी थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि राघव चौहान टिक नहीं पाएगा। उन्होंने उससे इतना बड़ा कदम नहीं देखा था, जैसे आसमान से कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। राघव चौहान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका हल एक उल्कापिंड से न मिल सके। अगर होता तो 2 उल्कापिंड ही काम कर देते। बेस में मौजूद मरीन्स को बाहर निकाल लिया गया था, इसलिए ईशान स्वाभाविक रूप से ज्यादा निश्चिंत था। वह राजा के रेखाचित्र के अनुसार बेस में कैदियों की लोकेशन ढूंढ रहा था।
G5 बेस के लोग वाकई कानून विहीन थे। नियम कानूनों के मुताबिक मरीन द्वारा पकड़े गए सभी समुद्री लुटेरों को अदालत के हवाले कर दिया जाना चाहिए। एनिस लॉबी के जजों, जिन्हें न्यायिक द्वीप भी कहा जाता है, द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें उनके अपराधों के आकार के अनुसार इम्पेल डाउन में कैद कर दिया जाएगा। हालांकि ईशान ने ऊपर जाते हुए कई फांसी के तख्ते देखे हैं, जिन पर कंकालों की कतारें लटकी हुई थीं, जबकि उनके फटे कपड़े हवा में लहरा रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि ये सभी समुद्री डाकू थे जिन्हें G5 शाखा ने पीट पीट कर मार डाला था। यद्यपि अधिकांश समुद्री डाकू अपने अपराधों के लायक थे, फिर भी बिना मुकदमे के उन्हें सीधे फांसी देना गलत था। अरे, मैं भूल ही गया। एनी लॉबी भी भ्रष्ट मानी जाती है और वहां जाने वाले 100% लोगों को दोषी ठहराया जाएगा। तथाकथित सुनवाई प्रक्रिया सिर्फ कागजों में ही रही है। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या अब भविष्य में यहां तबादले के लिए आवेदन करेगा या नहीं। अगर हां, तो उसे यह भी नहीं पता था कि इतने अराजक लोगों का सामना करने के बाद सूर्या की क्या प्रतिक्रिया होगी। सूर्या के बारे में सोचते ही ईशान को अचानक ईस्ट ब्लू की याद आ गई। मुझे नहीं पता कि जितेंद्र और योसाकू अब भी मेरे बैनर तले समुद्री डाकू शिकारी के रूप में काम कर रहे हैं या नहीं। अपना सिर हिलाते हुए ईशान ने इन चीजों को अपने पीछे रख दिया और बेस के चारों ओर दौड़ने पर ध्यान केंद्रित किया, उन स्थानों की तलाश में जहां कैदियों को रखा जा सके। ईशान छतों पर आगे पीछे कूदता रहा और जेल जैसी दिखने वाली इमारत की तलाश करता रहा। हालांकि जितना ज्यादा वह उसे ढूंढता, उतना ही ज्यादा उलझता जाता। लगता है इस अड्डे में कोई जेल ही नहीं है। तभी ईशान को अचानक हवा का एक झोंका अपने सिर की ओर आता हुआ महसूस हुआ। बिना सोचे समझे वह तुरंत पीछे की ओर कलाबाजी मारता हुआ चला गया। एक जोरदार धमाके के साथ उस स्थान पर विस्फोट हुआ जहां वह बैठा हुआ था। यह विस्फोट किसी गोले से नहीं, बल्कि एक लंबी बांस की छड़ी से हुआ था। यह कहना उचित है कि एक पतली बांस की छड़ी से विस्फोटक प्रभाव होने की संभावना नहीं थी, लेकिन ईशान अच्छी तरह से जानता है कि यह इस बांस की छड़ी से हकी के जुड़े होने के कारण हुआ था। उसने ऊपर देखा और उस आदमी को देखा जिसने उस पर यह फेंका था। वह धूप का चश्मा और जालीदार कोट पहने एक आदमी था। अगर वह G5 शाखा का बेस कमांडर वर्गो न होता तो और कौन होता? जाहिर था कि राघव चौहान मुख्य द्वार पर अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अचानक वेरगो प्रकट हो गया। वह गोपपोक मूनवॉक का इस्तेमाल करते हुए हवा में तैर रहा था और ईशान की ओर देख रहा था। उसने अपनी बांस की छड़ी उसकी ओर तान दी। यह देखकर कि ईशान ने उसे देख लिया है, वेरगो हवा में मंडराना बंद कर दिया और सीधे नीचे गिर गया और वहीं खड़ा हो गया जहां ईशान बैठा था। उन्होंने घर की छत पर लगी बांस की छड़ी निकाली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे चूहों के अंदर आने की चिंता थी, इसलिए मुझे देखना पड़ा और मैं बिल्कुल सही था। ईशान अवाक होकर वर्गो को देखता रहा। उसका रूपरंग वाकई प्रभावशाली था, लेकिन उसके गाल पर जेली पुडिंग देखकर ईशान को लगा कि उसकी आभा नष्ट हो गई है। यह आदमी बाहर आने से पहले जेली पुडिंग खा रहा था, है ना? क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं अपने गाल पर फिसलन वाली जेली का एक टुकड़ा कैसे चिपकाऊं और उसे गिरने न दूं? हालांकि वेरगो को समझ ही नहीं आया कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे। उसने हाथ में हरी बांस की छड़ी पकड़ी, ईशान की ओर इशारा किया और पूछा, तुम कौन हो? G5 ब्रांच में क्या करने वाले हो? क्या मेन गेट पर खड़ा आदमी तुम्हारा पार्टनर है? ईशान को लगा कि उसकी बदकिस्मती अभी भी उसी में अटकी हुई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेरगो इतना चालाक होगा। सभी मरीन सैनिकों ने उसे फुजितोरा के बारे में बताया,
लेकिन वह मुख्य द्वार पर जाने के बजाय बेस के अंदर भागा और खुद को एक स्नीकर मिला। ठीक है, ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा। वाइस एडमिरल वर्गो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने पकड़े गए समुद्री लुटेरों को कहाँ रखा है? क्या तुम यहाँ किसी कैदी की तलाश में आए हो? वेर्गो थोड़ा हैरान हुआ, फिर अफसोस से सिर हिलाया। अफसोस की बात है कि G5 शाखा में कोई जेल नहीं है। पकड़े गए सभी समुद्री लुटेरों को फांसी दे दी गई है। यह सुनकर इयान का चेहरा अचानक उदास हो गया, क्योंकि वर्गो का जवाब झूठ नहीं लग रहा था। तो क्या राजा के सभी साथी कैसीनो खोलने के तुरंत बाद मारे गए थे? TN कृपया पैट्रियन पर मेरा समर्थन करने पर विचार करें। अगला अध्याय 2 in 1 है और इसका अनुवाद करने में मुझे बहुत समय और मेहनत लगी है। धन्यवाद। हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हों। इनवाइट J3ENBRV। क्या यह सच है? ईशान ने वर्गो से अविश्वास से पूछा। वेर्गो ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इस मामले में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। G5 शाखा कभी कैदियों को नहीं रखती। इयान का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। ग्रैमबर्ग द्वीप पर उतरते ही इयान का मूल इरादा अपने जहाज को कुछ रसद पहुंचाने का था। फिर जिक की बात सुनने और यह पता लगाने के बाद कि द्वीप पर एक कैसीनो है, वह कुछ पैसे कमाना चाहता था। अगर राघव चौहान वहां न आता तो शायद ईशान राजा से उसकी कहानी न पूछता। वह बस बरगस्ती कसीनो में घुस जाता, खूब पैसा कमाता और वहां से खाली हाथ लौट जाता। स्वाभाविक है, ऐसा करने से वहां सब ठीक हो जाता और कोई मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जीवन हमेशा सभी प्रकार की घटनाओं से भरा होता है। राघव चौहान रहस्यमय तरीके से उसके पीछे प्रकट हुआ और गलती से ईशान के साथ सहयोग किया। राघव चौहान जैसे बेहद ताकतवर व्यक्ति का सामना करते हुए ईशान के मन में स्वाभाविक रूप से उसके बारे में कुछ अलग ही विचार होंगे, लेकिन उसे अपने विचारों को अमल में लाने की कीमत चुकानी ही होगी। राघव चौहान के सामने वह राजा पर हमला करके सब कुछ नहीं छीन सकता। आखिरकार फुजितोरा की न्याय भावना इयान से ज्यादा मजबूत थी। अगर ईशान अपनी मूल योजना पर चलता तो शायद उसे तब तक राघव चौहान का सामना करना पड़ता। राघव चौहान ने राजा की मदद करने के लिए सीधे योजना बनाई और ईशान को इस योजना का पालन करना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह यात्रा व्यर्थ होगी। राजा के उन समुद्री डाकू साथियों को बहुत पहले ही मार दिया गया था। ईशान को राजा के साथियों के लिए ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह एक अन्याय था। हालांकि समुद्री डाकू होने के नाते यह जरूरी नहीं कि इन लोगों ने सचमुच दूसरों के लिए कुछ नुकसानदेह किया हो। गिरफ्तारी तो समझ में आती थी, लेकिन बिना किसी मुकदमे के उन्हें G5 शाखा के मरीन ने मार डाला। यह वाकई अन्याय था। अगर राघव चौहान को ये खबर पता चली तो वो बहुत निराश हो सकता है। वो यहाँ नेक इरादे से आया था और मरीन्स को नाराज करने से भी नहीं हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार सब बेकार गया। पता नहीं अंकल ईशो इसके बाद कैसी प्रतिक्रिया देंगे। समुद्र में जाने के बाद से ईशान ने इस दुनिया के कई अंधेरे पहलू देखे हैं। चाहे वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हों, विश्व सरकार हो या मरीन्स हों, ऐसा लगता है कि सत्ता ने उन्हें अंधा कर दिया है और उन्हें बेकाबू कर दिया है। दिव्य ड्रैगन ने जो दुष्टताएं की हैं, उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। विश्व सरकार द्वारा उन्हें दिए गए विशेषाधिकार बेतुके थे। विश्व सरकार के लिए भी यही बात सत्य थी। न्यायिक द्वीप में दोषी लोगों की 100% दर, बस्टर कॉल्स आदि सभी उनके सड़े हुए पक्ष को दर्शाते हैं। मरीन्स कहीं बेहतर थे। आखिरकार हिना, सूर्या,
गोपाल आओकिजी जैसे लोग तो हैं ही जिनमें वाकई न्याय की गहरी समझ है। हालांकि वे अकेले पूरे विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। 800 वर्षों से विश्व सरकारें इस पूरे कालखंड में विश्व पर नियंत्रण रखती रही हैं, लेकिन उनके शक्ति संतुलन को नियंत्रित करने वाला कोई संगठन नहीं था। प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव में वे खतरनाक हो गए और तानाशाही की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। G5 शाखा की स्थिति अभी भी एकमात्र मामला थी, लेकिन अगर वे इसी तरह विकसित होते रहे तो G5 जैसी और भी शाखाएं उभरेंगी। यह स्पष्ट था कि इस शाखा की कार्यशैली समुद्री डाकुओं से अलग नहीं थी, लेकिन वे अभी भी नौसैनिकों का न्याय का झंडा लहरा रहे थे। ये तो अन्याय है। पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हो। ईशान खुद को रोक नहीं पाया और आह भरकर बोल पड़ा। वर्गो यान के विचारों को समझ नहीं सका, इसलिए जब ईशान ने अचानक ऐसी बात कही तो वह हैरान रह गया। तुम क्या बात कर रहे हो? वर्गो ने उससे पूछा। ईशान ने उसकी तरफ देखा। चूंकि वह वर्गो की असली पहचान जानता था, इसलिए उसे शक था कि G5 शाखा की मौजूदा कार्यप्रणाली शायद वर्गो की मिलीभगत का नतीजा है। हालांकि इन सबका ईशान से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि वेर्गो ने उसे बताया था कि इस जगह कोई जेल नहीं है, इसलिए ईशान अब यहां और नहीं रुकना चाहता था। उन्हें मुख्य द्वार पर जाकर राघव चौहान को इस मामले की जानकारी देनी पड़ी। हालांकि ईयान के जाने के इरादे को वेर्गो ने भांप लिया था। जैसे ही ईशान मुड़कर जाने को हुआ, वेर्गो की आकृति अचानक गायब हो गई, फिर ईशान के सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। क्या तुम भी समुद्री डाकू हो? वेर्गोस के दाहिने हाथ में हरे बांस की छड़ी ने उसके बाएं हाथ की हथेली पर थपथपाते हुए कहा, चूंकि तुम इस समुद्री अड्डे पर अकेले आए हो तो क्या तुम्हें लगता है कि यहां से जाना इतना आसान होगा? मेरे घर से चले जाओ। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। ईशान ने सिर हिलाया। तुम अपने साथी को ढूंढना चाहते हो? परेशान मत हो, अब न तो तुम बच सकते हो और न ही वह, वेर्गो ने कहा। ईशान ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, सच में? ओ, ऐसा लगता है कि वेर्गो सीधे बेस के अंदर आया था और मुख्य द्वार पर खड़े आदमी से मिलने नहीं गया। अगर वह वहां होता तो शायद उसने ऐसा नहीं कहा होता। पुनः कल्पना कीजिए कि राघव चौहान जैसे राक्षस को वाइस एडमिरल नाम के इस चूहे के साथ छोड़ दिया जाए। ऐसी मजेदार बात सोचकर ईशान हंसी रोक नहीं पाया। शायद ईयान की आंखों में उपहास था। वर्गो ने इसे साफ देख लिया था, इसलिए वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और अचानक उसके हाथ में पकड़ा बांस का डंडा ईशान की ओर तेजी से तान दिया। ये रहा। वेर्गो ने बांस की छड़ी को अपना मुख्य हथियार बनाया। यह वार तेजी से और तेजी से आया और सीधे ईयान की छाती पर लगा। हालांकि हो सकता है कि वह घुसपैठिए ईशान को एक कमजोर समुद्री डाकू समझ रहा हो। जब उसने हमला किया था तब उसकी हरी बांस की छड़ी पर कोई हकी नहीं था। यह दृश्य देखकर ईशान ने तुरंत शैतान का ब्लेड यामातो निकाला और उसके हथियार को काटना चाहा। ब्लेड पर काला रंग देखकर वेर्गो चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि वह लापरवाह है। उसके सामने वाला आदमी हकी चलाने में सक्षम था, लेकिन उसका हमला शुरू हो चुका था और उसे रोकना मुश्किल था। ईशान ने हरे बांस की छड़ी के ऊपर से एक सीधा झटका मारा। वह वर्गो के हथियार को आधा काटना चाहता था। वह लगभग कामयाब होने ही वाला था कि अचानक आगे की ओर धकेली गई बांस की छड़ी अचानक नीचे गिर गई और ईयान के वार से बच गई। यह सुनकर ईशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने प्रतिक्रिया दी। वर्गोस की छड़ी असल में आम हथियारों से अलग थी। हरा बांस बिल्कुल मुलायम होता है।
यद्यपि उसकी चालें प्राचीन मार्शल आर्ट की चालों की तरह ही थीं, फिर भी वेर्गो ने हरे बांस की कोमल विशेषताओं का लाभ उठाया और अपनी कलाई को हिलाकर उसने अपना हथियार नीचे कर दिया। ईशान को अपनी यात्रा के दौरान कई तलवारबाज विरोधियों का सामना करना पड़ा है, और अब अचानक उसका सामना वर्गो से हुआ जो इस तरह के एक खास हथियार का इस्तेमाल करता है जो वाकई असहज था। इयान के काटने वाले हमले से बचने के बाद वर्गो ने उसे धोखा देने का अवसर लिया और ईशान के पास पहुंचा। वह मूलतः बांस की छड़ी को किनारे से पकड़ रहा था, लेकिन जब उसने अपनी कलाई को थोड़ा ढीला छोड़ा तो उसने बांस की छड़ी के मध्य भाग को पकड़ने के लिए उसे आगे बढ़ाया, जिससे उसके हथियार की लंबाई कम हो गई। ईशान उस समय लगभग उसके आमने सामने था और उसकी तलवार थोड़ी लंबी लग रही थी, लेकिन वह दूसरे की तरह पीछे नहीं हट सकती थी। ऐसे में 1 इंच लंबा हथियार ज्यादा शक्तिशाली लेकिन धीमा हो